तो फिर से एक बार आप सभी का रेलवे की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हमारा जो है पार्ट नंबर 7 है, यानी मॉक टेस्ट हमारा 7 है। और प्रत्येक मॉक टेस्ट में हम जो है सबसे पहले सामान्य अध्ययन, उसके बाद हम जो है साइंस के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो है हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं, और रीजनिंग के बाद जो है हम मैथ सॉल्व करते हैं। और अगर बात करें, अगर जो आपको देखिए, अगर कुछ चीज़ आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जो है आप जो है आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, और 1 से 75 क्वेश्चन का ये हमारा टोटल सेट रहता है। तो इसी के साथ हम पहली क्लास शुरू करते हैं, और आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है, आप इसका आपको चूज करना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। तो कह रहा कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में जो है निष्पादित हुआ था। तो ऑप्शन है HD संकालिया, BB लाल, BN मिश्रा और BS वाकाणकर। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर, इसमें हमारा ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आहड़ का उत्खनन कार्य HD संकालिया के नेतृत्व में जो है संपादित हुआ था। आहड़ सभ्यता को प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। इसे प्राचीन काल में ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आहड़ नदी पर। कहाँ पे, तो आहड़ नदी पर स्थित है, इसी वजह से इसे आहड़ सभ्यता, इसे आहड़ कहा जाने लगा। और बात करें, और अगर ये आपका इसका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम कब हुआ था, इसका जो उत्खनन का कार्य हुआ था, उत्खनन का कार्य वह सबसे पहले आपका कब हुआ था, तो सबसे पहले ये आपका 1993 में हुआ था। 1993 में उत्खनन कार्य हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कीर्ति व्यास थे। कौन थे इसके अध्यक्ष, कौन थे, तो कीर्ति व्यास थे। और दूसरी बार इसका कब उत्खनन हुआ था, तो दूसरी बार जब इसका उत्खनन हुआ था वह आपका 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। और उस टाइम कौन थे, तो रतन चंद्र थे। कौन थे, तो रतन चंद्र थे। और तीसरी बार यह कब उत्खनन इसका हुआ था, तो तीसरी बार 1961 में हुआ था। तब उसके साथ इसके अध्यक्ष कौन थे, HD संकालिया थे। कौन थे, HD संकालिया थे। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ऑप्शन है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और आराम शाह। तो सब दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर बात करें इतिहासकारों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता था। और मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था। कौन था, तो मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन अगर बात करें तो गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। और ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला हुआ था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा करके और वहाँ पर उप महाद्वीप को संगठित करने में नाकाम रहा। आगे देखिए, कह रहा कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन आपके पास है वारिंग हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन, विलियम जॉर्ज वाकर। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, ऑप्शन हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगर वर्ष 1773 से 1785 तक इस अवधि में अगर बात करें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। और लॉर्ड मिंटो कब थे, आपका लॉर्ड मिंटो कब थे, या तो इनकी बात करें तो लॉर्ड मिंटो थे 31 जुलाई 1807 में। 1807 से यह कहाँ कब तक थे, तो 4 अक्टूबर 1813 तक ये लॉर्ड मिंटो थे। उसके बाद आपके कौन थे, तो जॉर्ज वाटसन आपका दे रखा है। जॉर्ज वाटसन कब से थे, तो यह एडमिरल सर जॉर्ज विल्सन वाटसन 1827 से
यह थे 1897 तक। और विलियम जॉर्ज वाकर एक वरिष्ठ जो है ब्रिटिश सेना अधिकारी थे और वे विक्टोरिया क्रॉस के एक प्राप्तकर्ता थे। ऑप्शन हमारा ए वॉरेन हेस्टिंग्स करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो चौथे का विकल्प हमारा डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसमें अगर बात करें तो पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला गुजरात हो जाएगा, पहला गुजरात हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा आपका झारखंड हो जाएगा। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, तो पांचवा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और छठवां कौन सा हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। और सातवां बात करें तो सातवां आपका मिजोरम हो जाएगा। कौन सा, तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, कोई छूटा क्या, गुजरात, हाँ एक तो आपका 8वां हो जाएगा राजस्थान। यह 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मगर आपका उत्तर प्रदेश से होकर यह नहीं गुजरती है। आगे बढ़ जाते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन में है पश्चिमी घाटी, अरावली पहाड़ियाँ, नीलगिरी और हिमालय। तो 5वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु का पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत है, जो अभी विकास की अवस्था में है। इस पर्वत का निर्माण आज से 500-600 करोड़ वर्ष पूर्व 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के टक्कर के कारण यह इसका निर्माण हुआ था। और बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला, आपका क्या दे रखा है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम, जो आपका सबसे पुराना जो है पर्वत श्रृंखला है। इसे अपभ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। और बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी की, तो नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में स्थित है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत 30 से 50 किलोमीटर, और यह समानांतर पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। अब 6वां नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। तो गोबी राजस्थान, तकला मकान रेगिस्तान और काराकुम रेगिस्तान और थार रेगिस्तान। अगर बात करें 6वां नंबर प्रश्न की, ऑप्शन बी हम लगा देंगे, हमारा तकला मकान रेगिस्तान हो जाएगा। तकला मकान रेगिस्तान यह मध्य एशिया में स्थित रेगिस्तान है। इसका अधिकांश भाग चीन द्वारा नियंत्रित आपका सियाजियांग प्रांत में है, और यह दक्षिण से आपका कुन पर्वत श्रृंखला से हिमालय पर्वत की पामीर पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह शुष्क शीत रेगिस्तान है। 6 नंबर देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है। कह रहा अनुच्छेद 161 जो दे रखा है वह राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। यानी 161 में, यानी आर्टिकल 161 में आपका 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दे रखी है। तो क्या यह सत्य है? हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे गलत युग में पूछ रहा है। तो ये तो बिल्कुल हमारा सत्य कह रहा है कि पहले में हमारा जो है 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ जो है प्रदान की गई हैं। आगे देखिए और ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य कह रहा है। और सी कह रहा है कि अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने का राज्यपाल की शक्ति है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। और डी तो आपका एक तो ऑप्शन आपका गलत होना ही था, वो तो आपका डी है। अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ये तो आपका नहीं होगा। यही हमसे पूछ रहा था कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल के विशेष अभिभाषण नहीं है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, तो महाप्रवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है। कौन है, ध्यान से सुनिएगा।
कि अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो राज्यपाल का आपका विशेष अभिभाषण नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है 165 का, तो इसके अंतर्गत जो होता है कि महाधिवक्ता के नियुक्ति का प्रावधान है। आगे देखिए कह रहा है क्या कि आय की असमानता को मापा जा सकता है। तो लॉरेंज वक्र, गीडी गुणांक, गरीबी रेखा, सापेक्ष गिरी। तो विकल्प आपके पास 4 हैं, इसमें आपका कौन सा सत्य हो जाएगा। तो आय की असमानता को कैसे मापा जा सकता है, तो अगर हम बात करें विकल्प नंबर हम सी हमारा हो यानी कौन सा, पहला और दूसरा और चौथा, यानी गरीबी रेखा से तो नहीं होगा। बात करें तो आय की असमानता को लॉरेंज वक्र और गीडी गुणांक और सापेक्ष गरीबी द्वारा मापा नहीं जा सकता है। एक मिनट, मापा जा सकता है आय की असमानता को लॉरेंज वक्र और गीडी गुणांक और सापेक्ष, लेकिन गरीबी द्वारा मापा नहीं जा सकता है। गरीबी रेखा से देश में गरीबों की संख्या को जो है निर्धारित करती है। ऑप्शन जो है हम सी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 9 नंबर कह रहा है एक कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो 10 के घाते 6, 10 के घाते 4, 10 के घाते 5 और 10 के घाते 3। एक कितने डाइन 1 न्यूटन के बराबर होती है, तो देखिए हमारा हो जाएगा विकल्प 10 के घाते 5। 10 पे 5 न्यूटन 10 पे 5 डाइन 1 न्यूटन के बराबर होता है। और न्यूटन के अगर बात करें सीजीएस एसआई प्रणाली जो है बल की इकाई होती है। आगे देखिए कह रहा है 10वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु की गति आवर्ती गति के रूप में जानी जाती है। उड़ता हुआ पक्षी, हवाई जहाज, रेलगाड़ी और लोलक। तो किस वस्तु की आवर्ती गति के रूप में जानी जा सकती है, तो 10 नंबर का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, लोलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोलक हो जाएगा। अब बात करें आवर्ती गति क्या होती है। आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन, वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पक्ष पर खुद को गति दोहराता है, यानी बार बार वो अपनी गति जो है उसी पे दोहराता है। जैसे आपका क्या हो गया, लोलक हो गया। और पेंडुलम होता है, क्या एक पेंडुलम भी होता है, यह भी गति आपकी जो है दोहराता है। पेंडुलम भी अपनी गति दोहराता है। 11 नंबर देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि विकिरण क्या है। यह द्रवों में ऊष्मा को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। एक ही दिशा में ऊष्मा को प्रभावित होने प्रक्रिया में हस्तांतरण करने की विधि है। ठोसों में होता है और एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता होती है। तो विकिरण क्या है, तो अगर बात करें 11 नंबर की, तो विकिरण जो होता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, यानी डी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विकिरण में एक पदार्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बिना किसी भौतिक माध्यम की सहायता से ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण कहलाता है। और विकिरण ऊष्मा हस्तांतरण का एक तरीका होता है जिसमें ऊष्मा आपका विकिरणित होती है। तो ऑप्शन डी हम इसमें करेक्ट कर देंगे। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपका, न्यूमेरिकल का ही प्रश्न है। कह रहा है कि एक घर में 40 वाट के 3 बल्ब, 60 वाट, एक पंखा रोजाना 5 घंटे चलाते हैं। 30 दिनों वाले एक महीने में खपत होने वाली ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। तो अगर बात करें 3 बल्ब हैं, अगर 40 वाट और 60 वाट का जो है एक पंखा रोजाना 5 घंटे चलाते हैं। अब यहाँ अगर 40 वाट का वह कितना 3 घंटा चला रहे हैं, 3 घंटा चला रहे हैं, तो आपका 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब बात करें तो रोज़ाना यह 5 घंटे चला रहे हैं, कितना 5 घंटे चला रहे हैं। अगर यह डेली आपके 5 घंटे चला रहे हैं तो आपका 12 25 60, यानी यह 600 हो जाएगा, 600 आपका वाट हो जाएगा। और एक पंखा आपका कितने वाट का है, एक पंखा आपका 60 वाट का है। अब बात करें तो 60 वाट का एक पंखा है, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका देखिए 5 छक 30 से आपका कितना हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब इनको ऐड कर देंगे 600 को और प्लस आपके 300 को ऐड कर देंगे और ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यानी एनर्जी बराबर हमारा 900 आ जाएगा, 900 आ गया। अब 900 आ गया और इन दिनों में खर्च यानी महीना आपका कितने का आता है,
महीना हम 30 दिनों की बात कर रहा है ना। बस क्या करेंगे, देखिए आपका 900 दे रखा है ना, 900 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिरिक 27, यानी 3 जीरो आपका हो जाएगा ना। हाँ 3 जीरो आपका हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। यानी अब बात करें तो देखिए हमारा, यानी आपका पॉइंट में आएगा ना। हाँ पॉइंट में आएगा, देखिए पॉइंट में आएगा तो ऑप्शन देखिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 27 किलोवाट आवर्स आ जाएगा हमारा। ऑप्शन देखिए सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा विद्युत घाटी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी, और धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत घंटी है ना। हाँ विद्युत घंटी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह जो कार्य करती है वह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। और देखिए विद्युत घंटी के सर्किट में लोहे का टुकड़ों पर चारों ओर लिपटा हुआ एक कुंडल तार होता है, और कुंडल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, और एक छोर पर हथौड़े के साथ यह लोहे की पट्टी को मैग्नेट के करीब रखा जाता है, और लोहे के पट्टी के पास एक संपर्क में पेंच होता है। उसके बाद आपका पेंच होता है, और उसके बाद जो है जब लोहे की पट्टी पर पेंच के संपर्क में होती है तो तार को माध्यम से करंट प्रवाहित होता है और विद्युत चुंबक यह बन जाता है। और पट्टी के अंत में हथौड़ा ध्वनि उत्पन्न करने के लिए घंटी को गोंग पर प्रहार किया जाता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट लोहे की पट्टी खींचता है तो इसे सर्किट भी तोड़ता है और कुंडल के माध्यम से यह विद्युत प्रवाह बंद कर देता है। आगे बढ़ जाते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा जिसकी चाल 440 मीटर प्रति सेकंड है और आवृत्ति आपका 22,000 हर्ट्ज दे रखा है। तो न्यूमेरिकल का प्रश्न है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब v बराबर आपका एक सूत्र होता है, v बराबर आपका होता है f इंटू में आपका ये लेमडा होता है। अब देखिए v बराबर हमारा कितना दे रखा है, 440 दे रखा है, और f बराबर आपका कितना दे रखा है। f बराबर आपका देखिए f बराबर आपका कितना दे रखा है, f बराबर आपको 22,000 दे रखा है, 22,000 हर्ट्ज दे रखा है। अब क्या लगाएंगे, हमें क्या निकालना है, हमें जो है आप क्या पूछ रहा है, तो एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है ना। तो हमको जो है इसको जो है हम इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो भी अपॉन आपका ये एफ हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 440 और बटा हम कर देंगे 22,000, 1 2 22,000 ना, 22,000। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए एक जीरो से तो एक जीरो आपका कट जाएगा। अब यहाँ से 22 दूना आपका 44 हो जाएगा, 22 दूना 44, नीचे आपका 2 जीरो बच गया, तो 2 जीरो बच गया, तो आपका जो आपका दो जगह पे आपका दशमलव आ जाएगा। अब ये विकल्प आपको डी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्यों। कह रहा सूर्य की तरफ से और किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई संबंध नहीं है, सूर्य के विपरीत और सूर्य की अनुपस्थिति में। तो वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो देखिए यह सूर्य के विपरीत दिखाई देता है, यानी सूर्य के आपके विपरीत दिखाई देता है। और वर्षा अगर बात करें तो आकाश में वर्षा के पश्चात आपके रेड, कौन से रेड और आपके नारंगी, रेड और नारंगी और पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी वर्णों का आपके विशालतम वृत्ताकार वक्र इंद्रधनुष कहलाता है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष जो है हमें दिखाई देता है। कह रहा कि लेंस में गोलीय विपदन के कारण वस्तु का बनता है, तो रंगीन प्रतिबिंब, धुंधला प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब और हासित प्रतिबिंब। तो 16 का ऑप्शन भी हो जाएगा धुंधला प्रतिबिंब। गोलीय विपथन प्रकाशीय प्रणालियों में पाए जाने वाला एक दोष होता है। यह उन प्रणालियों में देखने को मिलता है जिसमें गोलीय तल वाले प्रकाशीय उपकरण होते हैं, जैसे आपका गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय लेंस हो गया, यहाँ पर आपका उपयोग किया जाता है। इन प्रणालियों से बनने वाला प्रतिबिंब को गुणवत्ता
गोलीय विभेदन के कारण बनता है। जैसे आपका गोलीय दर्पण की बात करें तो आपका इस तरह से कुछ ऐसा आपका बनता है। जैसे यहाँ से आएगा प्रकाश, ये आपका इस साइड घूम जाएगा, फिर आपका यहाँ से जाएगा, फिर आपका इस साइड घूम जाएगा, और यहाँ से जाएगा तो यह आपका इस तरह से आपका कुछ हो जाएगा, इस तरह से। आगे देखिए, कह रहा भोजन पकाना और भोजन का पाचन होता है। कह रहा दोनों भौतिक परिवर्तन, भोजन पकाना भौतिक लेकिन भोजन पाचन रासायनिक परिवर्तन, दोनों रासायनिक परिवर्तन, यदि इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा दोनों रासायनिक परिवर्तन है। अब भोजन पकाना और भोजन पचाना दोनों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पाचन क्रिया के दौरान भोजन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और ये मुंह में मौजूद लार ग्रंथियों से मिलकर भोजन को जो है टूटने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। पके हुए भोजन उसके पुराने कच्चे स्वरूप में हम नहीं ला सकते। एक बार भोजन बन गया तो हम उसे पुनः वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इस वजह से इसे जो है हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कह रहा कौन सा धातु HCl जलीय विलयन से हाइड्रोजन की विस्थापित नहीं कर सकती है? तो Zn है, Cu है, Mg है और Fe है। अब बात करें तो कापर, ये आपका कापर हो जाएगा, और ये आपका कापर, ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, कापर हो जाएगा। कापर जो है HCl के जलीय विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि कापर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आता है। अब बात करें के को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो के क्या है, तो के हमारा पोटेशियम है, और एन क्या है, तो एन हमारा सोडियम है, Ca क्या है, तो Ca हमारा कैल्शियम है, Mg क्या होता है, तो Mg जो हमारा होता है वह मैग्नीशियम होता है, Al क्या होता है, Al हमारा एल्युमिनियम होता है, Zn क्या होता है, तो ये हमारा जिंक होता है, Fe क्या होता है, तो हमारा आयरन होता है, Pb क्या होता है, Pb आपका क्या होता है, ये आपका लेड होता है, और H क्या होता है, H हमारा हाइड्रोजन होता है, और Cu क्या होता है, तो Cu हमारा कापर होता है, Hg क्या होता है, तो Hg हमारा मरकरी यानी पारा होता है, Ag क्या होता है, Ag हमारी चांदी यानी सिल्वर होती है, और Au क्या होता है, Au हमारा गोल्ड यानी सोना होता है। आगे कर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मार्स गैस भी कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारा मीथेन हो जाएगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। यह पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। मीथेन गैस में एक परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और यह सरल और संतृप्त हाइड्रोजन होते हैं। जैसे अगर बात करें, इसके आपके चारों तरफ आपके क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं। बीस नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जस्तेदार लोहे गैल्वनाइज्ड आयरन से एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह तैयार करती है? तो ऑप्शन आपके पास है Cu, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आपका जिंक। तो अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा जिंक। जिंक जस्तेदार लोहे गैल्वनाइज्ड आयरन का एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को गैल्वनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। कह रहा मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह होती है CO, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और क्रिएटिन फास्फेट। तो मांसपेशियों के थकान को संचय वजह से क्या होती है, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल होता है। जब हम अधिक मेहनत कर लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ग्लूकोज और विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होकर लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, और यह लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों को संचित करते हैं, जिससे हमें थकान की अनुभूति होती है। इस प्रकार लैक्टिक अम्ल का संचयन की थकान लगने का जिम्मेदार है। तो विकल्प हम सी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? पालक, मक्के का तिल, सार्डिन और गेहूं का उत्पादन। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सार्डिन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा 3 वसा अम्ल एक प्रकार का जो है क्या होता है, तो कैठी अम्ल है, जो हमारे शरीर में जो है क्या, तो हार्मोन्स का निर्माण करता है
और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक विकास में यह मदद करता है। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो सार्डिन, अखरोट, अलसी, हरबी, शलजम, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्ट्रॉबेरी, मछली, शैवाल आदि में पाया जाता है। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत है? तो गाय का गोबर, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मिट्टी का तेल और कोयला। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए गाय का गोबर हो जाएगा। देखिए, गाय का गोबर ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। अन्य अगर बात करें जैसे आपका सीएनजी, कोयला और मिट्टी का तेल, ये क्या है? तो ये आपके जीवाश्म के स्रोत हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होती है? एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस। तो निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान कैलोरी मान सबसे अधिक होती है? तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का ऊर्जा मान कैलोरी सबसे अधिक होता है। आपके जैविक पदार्थों का एक ऐसी ऊर्जा मात्रा जिसे ऊर्जा पदार्थ की प्रति गर्म शुष्क भार में कैलोरी अथवा कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है, कैलोरी मान के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा कि वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा वर्णक टैक्सोन का चयन करें। तो वर्ग है, कुल यानी फैमिली है, जाति और वंश यानी जीन्स है। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारा जाति हो जाएगी। देखिए, वर्गीकरण की सबसे छोटी या मूल इकाई जाति होती है। जाति स्पेसीज जीवों के जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में सबसे बुनियादी और निचली श्रेणी होती है। जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे जीवों का समूह होते हैं जिसे जाति बुलाया जाता है, जो एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। पैरा पौधों की कोशिकाओं की रुक्षता और सूजन डैश डैश में मौजूद सेल सैप के कारण होती है। तो राइबोसोम, गाल्जी तंत्र और लाइसोसोम और रिक्तिकाएँ। तो 26 का डी हमारा हो जाएगा, रिक्तिकाएँ हो जाएगा। और पौधों की कोशिकाओं की रुक्षता और सूजन रिक्तिकाओं के मौजूद सेल और सैप के कारण होती है। रिक्तिकाएँ एक झिल्लीबद्ध अंग होती हैं। यह एक प्रकार की पुटिका है और यह बंद थैली से होती है जो अंदर अकार्बनिक या कार्बनिक अणुओं के साथ झिल्लियों से बनती है। जैसे कि एंजाइम, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और सेल उन्हें आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। कह रहा आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? तो जिसे आइरिस कहते हैं, आई लेंस है और ब्लाइंड स्पॉट है और कॉर्निया है जिसे श्वेत पटल भी कहते हैं। तो 27 है। 27 की बात करें तो 27 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 27 का विकल्प हम सी लगा देंगे। विकल्प सी लगा देंगे जिसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। मनुष्य की आँख की रेटिना के पीछे एक छोटा गोलाकार क्षेत्र होता है। यहाँ पर आपके ऑप्टिक तंत्रिका आँखों में प्रवेश करती है और यह आपका क्षेत्र क्षण और शंकु से रहित और प्रकाश के संवेदनशील नहीं होता है। कह रहा गाल्जी पिंड के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, रोडोल्फ विर्चो, कैमिको गाल्की और रॉबर्ट हुक। तो 28 का ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, कैमिलो गाल्की हो जाएगा। देखिए, गाल्जी काय पिंड के खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी थे। इन्होंने इसकी खोज कब की थी? तो 1898 में 1898 में इन्होंने खोज की थी। और गाल्जी काय कोशिकाओं में जो है पाए जाने वाला थैलीनुमा कोशिकांग होता है। और कह रहा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके अरुंधति राय। और अगर अरुंधति राय को गॉड ऑफ रूमाल थिंग्स पुस्तक के लिए सन 1997 में जो है बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय गान इनके द्वारा रचा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान किनके द्वारा रचा गया था? तो ये थे कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय जनगण मन मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गया था। और ये आपका 52 सेकेंड का जो गायन था। और बात करें तो यह गायन कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान संरक्षित रूप से गाया जाता है। संविधान भाग में जनगण मन के भारत का राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी सन 1950 को जो है इसे अपनाया गया था। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरफ के क्वेश्चन में पूछा जाता है।